A very good afternoon to everybody. Welcome to the session 5 of SOP 2022. On behalf of DME Media School, I, Saima Parvez, Assistant Professor at DME Media School, I extend a warm welcome to our guest for this session, Mr. Lakshmi Shankar Bajpai ji, former Deputy Director General from AIR Delhi. He is also a renowned poet, ghazalkar, and communicator. Before we begin and commence our session, I would like to request Dr. Susmita Bala to welcome the guest with a small token of gratitude. It gives me so much pleasure to read profile of Sir today. I'm really honored to be standing here and reading profile of Sir. During his long tenure as a radio broadcaster and presenter, he has given new dimensions to Hindi commentary and has brought to the public Aankhon Dekha Hal on many occasions. On 26th January, 15th August, and many other events of national and international importance. He has compared more than 100 national and international events live at AIR Akashvani, like Republic Day Parade, International Film Festival in Goa, Lahore bus trip, etc. Lakshmi Shankar Bajpai is the only poet who has represented India at the 2013 World Poetry Festival. He has done poetry recitals in several cities of Northern Ireland, Wales and Britain, Moscow, and also poetry recitals as a representative of India in Poland, Trinidad and England. In 2005, he was awarded the Children's Literature Award by Delhi Hindi Academy. His poems have been published in numerous magazines of the country and abroad. He has compared more than 100 national and international events live at AIR Akashvani. So today, Sir is here to address the students on the topic radio formats and program production. Sir, we are honored to have you with us today. A big round of applause for Sir. The stage is all yours, Sir. सबका स्वागत है, सबका नमस्कार है। और परिचय से बता रहे हैं जैसे मैं यहाँ कविता पाठ करने आया हूँ। तो आपके मतलब की जो चीज़ें जो आपको अच्छी लगेंगी वो ये है कि जो FM गोल्ड चैनल जब शुरू हुआ था तो आवाज़ सबको पहुँच रही ना ठीक ठाक? ठीक है। तो FM गोल्ड चैनल जो शुरू हुआ था उसको शुरू करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो और मेरे रिटायरमेंट तक जितने भी चैनल हैं दिल्ली में 10-11 जो भी हैं वो हमेशा नंबर 1 रहा। ये वो तो आपके कंप्यूटर पे दर्ज है। और FM गोल्ड हमेशा नंबर 1 रहा। अब उसका करेक्टर ही बदल गया, वो न्यूज़ में चला गया है, न्यूज़ वालों ने ले लिया उसको। मेरे रहते वो नहीं ले पाए, वो ऐसे ही बहुत सारी जब बातें होती थी। खैर, और दूसरी चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि ये जब मन की बात शुरू हुई थी तो उसका सारा कोऑर्डिनेशन वो जो है वो भी सारा मेरे हवाले था। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको शायद जान के अच्छा लगेगा। बाकी 35 साल मैंने रेडियो में गुजारे और 35 साल में वो भी एक जान के आपको अच्छा लगेगा। मुझे अपना काम इतना अच्छा लगता था कि दो तीन जो जैसे होते ना वो यानी माता पिता की मृत्यु जैसे कर छोड़ दें, मैंने पूरे 35 साल कभी कोई छुट्टी नहीं ली। मतलब मुझे रेडियो इतना अच्छा लगता था अपना काम। और बल्कि जब छुट्टी हो 26 जनवरी तो सुबह 4 बजे से भागो और लाल किला आए तो 4 बजे से भागो। तो ये सब हुआ तो मुझे रेडियो में ही ज़िंदगी गुजर गई। तो बहरहाल आज जो मेरा विषय है मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अमरीश जी को, सुष्मिता जी को कि एक बार फिर से इतने लंबे टाइम बाद कोरोना ने बहुत पूरा सब गैप, बहुत बड़ा गैप कर दिया। तो आज हम फिर इस तरह आप सबके बीच में हैं। अच्छा लगता है आप सबसे मिलके, बढ़िया लगता है। तो मेरा जो टॉपिक है वो तो है रेडियो फॉर्मेट्स पे है। तो मैं यहीं से आप ही लोगों से बात शुरू करता हूँ। आप में से कोई हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने फॉर्मेट्स आप जानते हैं, कितने संख्या गिनती बतानी है आपको, 1, 2, 5, 10, 20, 50 जो भी है व्हाटएवर। कोई आप बताइए आपको कितने फॉर्मेट्स पता हैं वो बताइएगा। गैस कर लीजिए, केबीसी कर लीजिए, कोई बात नहीं। कोई नंबर बता दीजिए। हाँ जी, कोई नंबर, just pick a number. कितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं? सोचिए। 7, 10, 6. 10। कोई बोली बढ़ाएगा घटाएगा? है 15 बोला सर।
15 बोल दिया किसी ने, हाँ 6 या 9, अच्छा जी 6 से 10, चलिए कोई खैर कोई बात नहीं। तो टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए पहली ज़्यादा नहीं खेलेंगे। इस समय आज की तारीख में कम से कम 25 फॉर्मेट्स हैं रेडियो के, 25 के आसपास बैठते हैं, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप नहीं बता पाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो रेडियो आप लोग सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, उनमें फॉर्मेट्स है ही नहीं, उनमें 2-3 से आगे बात ही नहीं बनती कभी भी। और तो इसलिए आप कैसे जानेंगे, वो तभी जान सकते हैं जब आप मेन रेडियो सुन पाए। मेन रेडियो मतलब जो प्राइमरी चैनल जिसको हम कहते हैं, जो जैसे दिल्ली में एक जो इंद्रप्रस्थ चैनल है या राजधानी चैनल, जिसको ये बंद हो गया, जो राजधानी चैनल भी बंद कर दिया गया। एक युवाणी चैनल होता था, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत होता था, अमेरिका भी नहीं, रूस, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, कोई नहीं था जिसके पास यूथ के लिए अपना चैनल हो। तो एक सिर्फ भारत में होता था 4 जगह पे, वो युवाणी चैनल भी बंद कर दिया गया। तो इसलिए अब ये सारे जो प्राइमरी चैनल, राजधानी चैनल, युवाणी चैनल, इनमें अभी ये सारे जो फॉर्मेट हैं उनका इस्तेमाल हो सकता था। अभी जो चल रहा है, एफएम चैनल चल रहे हैं, उसमें तो कोई उन फॉर्मेट्स का कहीं कोई इस्तेमाल है नहीं, इसलिए आप जाहिर है कि आप लोग नहीं जान सकते। लेकिन चूंकि अब आपके पार्ट कोर्सेज में है, इसलिए हम उस पर बात कर लेते। मैंने ऐसा काम किया है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत सारे मोर देन अ डजन कम से कम यूनिट्स मैंने लिखे हैं ब्रॉडकास्टिंग पे। अभी ताज़ा भी एक लिखा है, ट्रांसलेशन को लेकर लिखा, फिर एक रेडियो की भाषा पे एक एक्सक्लूसिव लिखा है। तो वहाँ मैंने एक अपना तरीका निकाला है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए, और वो तरीका ही निकाला है कि मैंने वो उनको डिवाइड, वही मैं आपके साथ भी करूँगा, इसी तरह करूँगा। आप लोग के सामने वो फॉर्मेट्स हम डिवाइस करेंगे, खुद ही जो है निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, वो ये है कि हमारे पास रेडियो में क्या अवेलेबल है, किन से हमारे प्रोग्राम बनते हैं, यानी कि जब हम कोई रेडियो चलाते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमारे कान में पड़ती हैं, ये आपको बताना। सबसे पहले बारी बारी से बताइए, कुल पूरी दुनिया में अभी तक जितना कुछ हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिनसे हमारे रेडियो प्रोग्राम बनते हैं। वो 4 चीज़ें आप ही लोग को बतानी है। आप एक हाथ खड़ा करके, कौन बताएगा, पहले वो 4 चीज़ें बता दें तो फिर बात आगे बढ़े। जब आप सुनते हैं तो यही 4 चीज़ें आपके कान में जाएंगी, 5वीं चीज़ कान में नहीं जाती। माइक वाइक की बात नहीं, माइक थोड़ी निकल के आता जब प्रोग्राम सुनते हो। माइक तो एक मीडियम है, माइक इज ए मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। वेट, एक किसी ने सही बोला, म्यूजिक एक, ओके। और एड वेट छोड़ो यार, एड की बात नहीं कर रहे हम, तो बेसिक्स बता रहे जिनसे प्रोग्राम बनते हैं, जो आप कान में सुनते हो। क्या आवाज से बात नहीं, वो तो आवाज तो ठीक, आवाज के जरिए चीजें आती हैं, लेकिन आती क्या है? न्यूज ए फॉर्मेट। चलिए लेट मी मेक इट क्लियर, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। देखिए क्या है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बेसिक कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में 3 चीजें काम करती हैं, 3 चीजें। वो क्या है वो भी मैं आपसे नहीं पूछूंगा। चलिए, जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 3 चीज़ों से हमारा कम्युनिकेशन होता है। क्या? एक तो हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन का जरिया क्या है, वहाँ से कोई स्टूडेंट आता है, जैसे क्लासेस में होता था, मे आई कम इन सर, और मैंने कहा मतलब अभी नहीं आना, नॉट अलाउड, या क्या कहेंगे, तो मतलब जेस्चर, उससे बात बन जाती है। तीसरा है, तो एक हो गया स्पोकन वर्ड जो हम बोल रहे हैं, वो आप तक पहुंच रहा है एक, और दूसरा हो गया जो हमारे बॉडी जेस्चर है, और तीसरा क्या है, तीसरा है फेस एक्सप्रेशन। बच्चे ने कोई पिताजी से कोई फरमाइश की और पिताजी ने घूर के देख दिया, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो आपका फेस एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर जो भी है, और स्पोकन वर्ड, इन 3 चीज़ों से हमारा ये बेसिक कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन या 1-to-1 कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो ये 3 चीज़ें हमें मिली। क्या? स्पोकन वर्ड जो हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे मुझे, आप मुझे सुन रहे हैं,
तो स्पोकन वर्ड हो गया, बॉडी जेस्चर हो गया और फेस एक्सप्रेशन हो गया। ये 3 चीज़ें हमें बेसिक मिली। ठीक इसी तरह रेडियो में 4 चीज़ें हमारे पास हैं। म्यूज़िक किसी ने बताया था, लेकिन म्यूज़िक बहुत देर से आया। म्यूज़िक डिवाइस किया गया, मतलब बाद में हम लोगों ने, मनुष्यों ने बना लिया उसको, रेडियो की भाषा में इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिक है क्या? साउंड इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं एस इफेक्ट, क्योंकि भाषा बाद में बनी, पहले साउंड इफेक्ट थे। भाषा तो बहुत देर से आई, हज़ारों साल बाद हमने भाषा का आविष्कार कर लिया। तो पहला है एस इफेक्ट्स यानी साउंड इफेक्ट, दूसरा है स्पोकन वर्ड, और इस स्पोकन वर्ड में ही सारी कहानी रेडियो की छुप जाती है। क्योंकि जब जैसे ही हम कहते हैं स्पोकन वर्ड, वहाँ सारा भाषा का खेल बिल्कुल अलग हो जाता है। जो प्रिंट की भाषा है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, रेडियो की भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। तो स्पोकन वर्ड हो गया नंबर 2। और तीसरा हुआ जो हम लोगों ने डिवाइस कर लिया, वो है म्यूज़िक। ठीक है, और म्यूज़िक को इस्तेमाल कर लिया रेडियो की भाषा बनाने में। इस म्यूज़िक का मतलब वो नहीं है कि फिल्मी गाना नहीं है, इस म्यूज़िक का मतलब क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है, इस म्यूज़िक का मतलब कोई गज़ल नहीं है, इस म्यूज़िक का मतलब कोई फोक सॉन्ग नहीं है। ये म्यूज़िक वो म्यूज़िक है जो रेडियो की भाषा बनाने में काम आता है, जो नाटक का पर्दा बना देता है, जो ड्रामे में, रेडियो ड्रामा में पर्दे का काम करता है, जो तरह तरह से और बहुत सारे काम करता है। उस पर पूरा चैप्टर है, लेकिन उस सब के सिर्फ हम कहीं ना कहीं टच करते हुए ही चल पाएंगे, बहुत डिटेल में जाने का मौका नहीं। तो ये तो हो गए 3। एक चौथा एलिमेंट है, और वो क्या है, वो कोई बता सकता है तो बता दे। हाँ, क्या चीज? फॉर्मेट। चौथा चीज क्या है? जैसे 3 तो मैंने ही बता दी, अब चौथी चीज एक बहुत ही वाइटल है, बहुत जरूरी, उसके बिना कोई रेडियो प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। वो क्या है? वो है, चलो छोड़ दीजिए, साइलेंस या पॉज है। तो साइलेंस या पॉज है, तो पॉज जो है ना, मतलब सन्नाटा। अब अगर ये 1 मिनट का पॉज चला जाए किसी रेडियो स्टेशन पे किसी ज़माने में, तो लोगों की नौकरी खतरे में आ जाती थी, लोगों का ट्रांसफ़र दिल्ली से गुवाहाटी हो जाया करता था। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, तो लेकिन बहुत काम की चीज़ है। और ये पॉज क्या करता है, ये साइलेंस क्या करता है? ये रेडियो का कोई प्रोग्राम इसके बिना नहीं बन सकता। और वो सिंपल सी भाषा ये है कि आपको कहना है, देखिए रुको, अब यहाँ बोर्ड नहीं मैं आपको बताता। एक सेंटेंस है 3 शब्दों का, रुको मत जाओ, और उसमें अगर हमने रुको पे कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? रुको मत जाओ। और अगर हमने रुको मत पे कॉमा लगा दिया तो मत जाओ, बराबर है। तो अगर अब हम रेडियो बोलेंगे तो क्या करेंगे कि भाई देखियो रुको, उस पे कॉमा लगा लो, अब मत जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, या रुको मत पे कॉमा लगा लो, फिर ऐसा नहीं करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, हम पॉज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? रुको मत जाओ, तो हो गया रुको मत जाओ, रुको पे कॉमा लग गया। अगर हम कहें रुको मत जाओ, अब ये जो पॉज है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये बमुश्किल 1 सेकंड का 10वां हिस्सा बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन इतने में बात बदल जाती, बात उलट जाती, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, एकदम रिवर्स हो गया सारा। तो रेडियो में जो हम बोलते हैं वो उसका सारा ग्रामर जो आता है वो पॉज और स्ट्रेस से ही आता है। एक सेंटेंस है, क्या कल तुम आगरा गए थे? बेटा उधर कोई क्या कर रहे हो आप, मोबाइल मत करना हमारे टाइम पे भाई, उधर जो इधर ही ज़रा कंसंट्रेट करना सारे लोग। तो उसमें यह है कि एक सेंटेंस है, क्या तुम कल आगरा गए, क्या कल तुम आगरा गए थे? अब अगर इतना ही पूछ दें कि क्या कल तुम आगरा गए थे, डजंट मीन कि मतलब गए थे कि नहीं गए थे। और अगर ये कर दें क्या कल तुम आगरा गए थे, मतलब कहीं फिरोजाबाद भी जा सकते थे, तो बात बदल गई। क्या कल तुम आगरा गए थे, यानी 2 लोग में से तुम्हारी जगह कोई और भी जा सकता था। तो कहने का मतलब है सिर्फ पॉज और स्ट्रेस के बल पे भी हमारे सारे ग्रामर तैयार होती है, राइट। तो अब हमारे पास ये 4 चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या क्या? स्पोकन वर्ड। नहीं, अब हम क्रम बदल देते हैं, हिस्ट्री में नहीं जाते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्पोकन वर्ड, सबसे ज़्यादा स्पोकन वर्ड इम्पॉर्टेंट है, और उसी इम्पॉर्टेंस वजह से रेडियो इम्पॉर्टेंट है। स्पोकन वर्ड नहीं हो तो रेडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाकी सारी चीज़ें उसके मददगार हैं या कुछ है, दूसरे हीरो तो ये हैं, साइड हीरो दूसरे हैं। तो अब उसमें उसके बाद स्पोकन वर्ड नंबर 1,
उसके बाद आ गया SFX साउंड इफेक्ट, उसके बाद आ गया आपका म्यूजिक, उसके बाद आ गया आपका पॉज। अब पॉज कहीं ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता, पॉज तो नहीं हो सकता ना, पॉज सिर्फ मदद करेगा, ग्रामर बनाएगा। अब हम एक एक करके अपने 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और वो तो है ये सब में, इन्हीं से हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो हमारे फॉर्मेट्स निकलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पोकन वर्ड को सिर्फ लेते हैं, ना तो हम टच करेंगे SFX को, ना हम टच करेंगे म्यूज़िक को, ठीक है। तो स्पोकन वर्ड अगर हमने सिर्फ लिया, अब वो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए लाइटर वेन में समझ लीजिए कि वही वाली कहानी कि हमारे पास आलू है, हमारे पास टमाटर है, हमारे पास मटर है और बाकी मसाले वसाले हैं। तो अब ये 3 हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम पनीर की सब्ज़ी तो नहीं बना सकते। इनको कॉम्बिनेशन से कभी आलू से ही सब कुछ बना लिया, कभी आलू मटर से बना लिया, कभी आलू टमाटर से कुछ सब्ज़ी बना ली, कभी मटर टमाटर बना ली, लाइक दैट वाई। तो वही है फॉर्मेट से। तो हमने सिर्फ स्पोकन वर्ड लिया तो क्या क्या फॉर्मेट बनेंगे, सिर्फ स्पोकन वर्ड। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, आप कोई लाइब्रेरी में जाइएगा, किसी बड़े आदमी की किताब उठा के देखिए, पुराने आदमी की, तो उसमें लिखा होगा डिलीवर्ड रेडियो टॉक। बहुत बड़ी इज्जत की बात मानी जाती है कि इन्होंने टॉक दिए रेडियो पे। तो वो ये तो हर उसमें मिलेगा, ये आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारण हो तो अभी भी मिल जाता है फॉर्चुनेटली, लेकिन पुराने ज़माने की अगर कोई किताब उठाएंगे, कुलदीप नैयर साहब जो भी हो पुराने लोग, उसमें ये सेंटेंस जरूर मिल जाएगा, डिलीवर्ड रेडियो टॉक या रेडियो टॉकर या वट एवर इट इज़। इतना रेडियो टॉक देना, और लोगों के पास ज़माना अब बदल गया भाई, हम बहुत फास्ट उसमें जी रहे हैं। तो 15 मिनट की टॉक होती थी एक ज़माने में, तो 15-15 मिनट लोग सुनते भी थे बड़े आराम से, टाइम बहुत था लोगों के पास। तो रेडियो टॉक वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली डेज़ में, हमारा सबसे बड़ा फॉर्मेट होता था। अब इसमें सिर्फ स्पोकन वर्ड है, नथिंग एल्स, ना कोई SFX से कोई मतलब है, ना म्यूज़िक से कोई लेना देना है, लेकिन पॉज से लेना देना है। सेंटेंस पूरा होगा तो पॉज आएगा, तो दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। जैसे न्यूज़ में आप देखते हो, पहले हेडलाइंस आती हैं, 2 हेडलाइंस अगर जोड़ दो तो अर्थ का, अगर पॉज नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। एक पोएट था, पूरी ज़िंदगी उसने लाखों रुपए इसी पे कमाए कि वो 2 हेडलाइंस को मिला देता था कि मंत्री जी ने गाँव का दौरा किया, गाँव में हैजे का भीषण प्रकोप, 2 हेडलाइन टकरा देता था। तो इस तरह का उसने बना लिया, वो बदलता रहता था। और इसी से तो वही, अगर हम पॉज नहीं हो रेडियो में तो वो अर्थ बहुत पता नहीं क्या, मतलब क्या से क्या बन जाए चीज़ें। तो पॉज है जिससे सेंटेंस सेंटेंस के बीच में गैप आता है, पॉज की वजह से पैराग्राफ्स में चेंज आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो एक फॉर्मेट बना टॉक। अगर हम पहले ज़माने में टॉक का मतलब है कि सारा लिख के लाते थे लोग, उसकी बाकायदा जो है वो किया जाता था, उसको जो है ना, उसको वेटिंग की जाती थी, उसका जांच परख करता था जो प्रोग्राम ऑफिसर होता था, और तब उसको ब्रॉडकास्ट करता था। पूरी स्क्रिप्ट सामने होती थी। ज़माना जैसे मैंने कहा, अब कोई बहुत बड़े विद्वान है, प्रोफेसर हैं, वो नहीं, उनके पास इतना टाइम है या इतनी फुर्सत है कि बैठ के आपकी स्क्रिप्ट लिखें और डिलीवर करें। तो उसका तरीका क्या निकाला गया कि 2 एक्सपर्ट्स को एक साथ बता के उनको लिखना नहीं पड़े, और 2 एक्सपर्ट्स का हमें वो भी मिल जाए, एक्सपर्टाइज भी मिल जाए। तो एक आगे चल के फॉर्मेट निकाला गया डायलॉग, यानी 2 इक्वल लेवल के विद्वान आके आपस में डायलॉग करते हैं। ये भी स्पोकन वर्ड का फॉर्मेट है। और इसमें ये, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, खाली हम उसको मतलब जो है रिकॉर्ड करते हैं, बाकायदा जहाँ ज़रूरत हुआ एडिट कर लिया, ज़्यादा हो गई बातचीत तो एक हो गया डायलॉग। तो एक फॉर्मेट क्या निकला है, डायलॉग का निकला है। एक फॉर्मेट आप जानते ही होंगे जो प्राइवेट चैनल FM चैनल पे भी इस्तेमाल हो रहा है, और वो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी दो किस्से निकल आते हैं, 2 चीज़ें निकल आती हैं। एक है पर्सनल इंटरव्यू, जिसको हम वैसे साक्षात्कार, हिंदी में तो साक्षात्कार कह सकते हैं, और एक है भेंट वार्ता, भेंट करके हम वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हो गया भेंट वार्ता। वहाँ भी 2 चीज़, एक इंटरव्यू फॉर्मेट के 2 हिस्से हो गए। जब आप सचिन तेंदुलकर से ये पूछते हो कि इसमें T20 कब आ गया, इसमें क्या होना चाहिए, रूल गलत आया कि सही आया, या वट एवर, जब आप सिर्फ क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, जब सिर्फ आप उस पर उनको एज एन क्रिकेट एक्सपर्ट बात करते हैं, तो वो तो हो गया भेंट वार्ता। लेकिन जब आप सचिन से ये पूछते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ,
कि भाई वो आप ये जो है आपका हॉबीज़ क्या हैं और ये वगैरह वगैरह, उनका जो भी क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया, फैमिली ने क्या किया वगैरह वगैरह। तो वो हो गया पर्सनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का एक फॉर्मेट आ गया, तो हमारे पास टॉक आ गई, हमारे पास डायलॉग हो गया, हमारे पास इंटरव्यू आ गया। चौथा एक फॉर्मेट बन जाता है कि हम 4 लोगों को बुला लेते हैं और क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कोई एक टॉपिक ले लिया, जनरली होता है कि हम उसमें एक जो भी टॉपिक है कि आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, तो अब कोई बुलाया कोई उस तरह का बंदा जिसको ये है कि युवा पीढ़ी भटक रही है। एक होगा कि नहीं युवा पीढ़ी तो जितना अच्छा कर रही है उतना तो कोई कर ही नहीं रहा था, ये तो बहुत आगे हैं, बहुत वो है, ब्रिलियंट है, तो एक रिवर्स वाला आ गया। एक कोई होगा जो ऐसा मतलब न्यूट्रल हो जो दोनों को संभाल सके, और एक होगा मॉडरेटर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बनता है डिस्कशन का, और 4 लोग बैठ के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को उसमें डिस्कस कर लेते, एक साथ बैठते हैं और एक साथ डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन आ गया। और एक फॉर्मेट है वो सेमिनार फॉर्मेट जैसे होता है, जैसे सेमिनार होते हैं कि एक स्पीकर आता जाता है, कोई मॉडरेटर बुलाता जाता है, स्पीकर आता जाता है, बोल बोल के चलते जाते हैं। तो ये एक हो गया, इसको रेडियो में कहते हैं सिम्पोजियम, जो आपको सुनने को कहीं भूले भटके कहीं मिल जाए तो मिल जाए, वरना अब ये करीब करीब ख़त्म जैसे ही हो गया। तो ये हो गया हमारा, कहलाता है सिम्पोजियम। ठीक है, कोई एक टॉपिक, इसका फ़ायदा ये है कि आपने क्या किया, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई एक्सपर्ट मुंबई बैठा है, कोई एक्सपर्ट आपका कोलकाता बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो जहाँ जहाँ जो जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी आपने 5-5 मिनट की कोई टॉपिक दिया और एक उनको रिकॉर्डिंग उनकी मंगा ली कोई अलग अलग स्टेशन से, क्योंकि डिस्कशन में तो 4 लोग एक साथ ही बैठ के बात कर सकते हैं स्टूडियो में। यहाँ पर यह है कि आप उनकी रिकॉर्डिंग मंगा ली आपने, फिर आपने रेडियो स्टेशन पे उसको सुन के, और एक कोई एंकर होगा, कोई मॉडरेटर होगा जो उसको प्रॉपरली रिलेट कर देगा, पूरा उसका इंट्रो बना करके। तो ये बन जाता है, क्या बन गया, सिम्पोजियम। ठीक है, और एक फॉर्मेट ये बन जाता है जो इत्तफाकन 96 में मैंने इंट्रोड्यूस किया आकाशवाणी में, जो पहले नहीं होता था, और वो डिस्कशन, जैसे आप सब बैठे, डिस्कशन बिफोर इनवाइटेड ऑडियंस। उसी का बाद में फिर उसके बाद, तब तो ये चैनल वैनल थे नहीं, प्राइवेट चैनल तो थे नहीं तब, फिर यही फॉर्मेट शुरू किया एक टीवी चैनल ने, फिर वो चल निकला। जैसे आजकल जिस तरह तरह के जो शोज़ होते हैं, वी द पीपुल वगैरह वगैरह, ऑडियंस बुला करके। ये 96 में नेशनल प्रोग्राम में इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई 4 ही लोग पूरे भारत में, 125 करोड़ उस समय की बात कर रहा हूँ, 120 करोड़ का देश है, और उसमें 4 लोग स्टूडियो के, बंद स्टूडियो में आते हैं और पूरी देश की समस्या सुलझा के चले जाते हैं। तो ये तो कोई बात बनी नहीं। तो मतलब उसी विषय पे अगर 6 एक्सपर्ट्स हम बुला लें, क्योंकि वहाँ एक लिमिटेशन है, आपने नारी सशक्तिकरण पे एक वो कर लिया, डिस्कशन करना है आपको, तो नारी सशक्तिकरण में आप क्या करो भाई, महिला आयोग के, अगर नेशनल प्रोग्राम है तो महिला आयोग के अध्यक्ष को बुला लिया, या कोई एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट को बुला लिया, एक मंत्रालय से आपने कोई बुला लिया, तो आपका ज़्यादा स्कोप ही नहीं बचता। एक मॉडरेटर तो होना ही होना है, तो उतने ही में आपका सारा काम निकल आया। ऐसे ही हुआ कि उससे जुड़े मंत्रालय से भी बुला लिया हमने, उससे क्या कहते हैं आपका वो महिला आयोग से भी बुला लिया, कोई महिला एक्टिविस्ट भी बुला ली, उस समय किरण बेदी एक्टिविस्ट हुआ करती थी, तो ऐसे कोई बुला लिया हमने, और उनसे जुड़े जो विषय है, तो उसमें कोई और आम महिला क्यों नहीं आए, कोई जो लड़की कॉलेज जाने वाली उसकी क्या प्रॉब्लम, तो वो क्यों नहीं उसमें शामिल हो, जो और गरीब महिलाएं, झुग्गी बस्ती की महिलाएं, वो उसमें क्यों नहीं शामिल हो। तो एक हमने उसको बहुत वाइड रेंज दे दी कि एक्सपर्ट्स हमने बुला के बिठा लिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई 10-12 लोग और स्टूडियो में बुला लिए, ऑडियंस बुला ली, और डिस्कशन बिफोर इन्वाइटेड ऑडियंस हो गया। तो होते करते आप चले तो आपको करीब करीब एक सिर्फ हमने इस्तेमाल किया स्पोकन वर्ड, और आपको कितने फॉर्मेट मिल गए, अभी के अभी 6 फॉर्मेट मिल गए ना। अब चलिए, अब हम ये कॉम्बिनेशन वाला काम शुरू करते हैं। तो अभी सिर्फ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि म्यूज़िक को छोड़ देते हैं और साउंड इफेक्ट को मिला देते हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, हमारे पास स्पोकन वर्ड है और हमारे पास साउंड इफेक्ट है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या फॉर्मेट्स बनते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी जो मेरे परिचय में बताया जा रहा था, कमेंट्री में क्या होता है, सिर्फ आवाज़ होती है और सिर्फ इफेक्ट होता है। टैंक निकल वो 26 जनवरी पे परेड निकल रही है, सलूट हो रहा है, सलूट की आवाज़ आ रही है, जो भी है साउंड इफेक्ट, तरह तरह के साउंड इफेक्ट उसमें आपको मिलते रहेंगे, और कमेंटेटर अपने वो कमेंट्री करता रहेगा।
तो ये फॉर्मेट बना, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट बन गया आपका रेडियो कमेंट्री। एक फॉर्मेट बहुत जो आप लोगों के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा है रेडियो में, अब वो भी थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई, वो तो इस्तेमाल करते नहीं हमारे प्राइवेट चैनल वाले। तो ये बहुत पॉपुलर चैनल ये प्रोग्राम हुआ करता था और इसमें जो है बहुत पार्टिसिपेशन होता था, युवाणी में तो एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ही होता था। वो है, आप याद कर सकते हैं अगर तो याद करके बताइए, जो KBC चल रही है जैसे कि, वो है हमारा क्विज़ का फॉर्मेट, जिसमें आपने 2 टीमें बना ली, 3 टीमें बना ली, क्विज मास्टर आ गए, 2 टीमें आ गई। उसमें क्या होता है, सिर्फ सवाल जवाब है, बीच में एक घंटी है, बेल बज गई तो बेल साउंड इफेक्ट का काम कर रही है, तो उसमें म्यूज़िक का तो कोई काम नहीं। तो जो क्विज है वो भी एक फॉर्मेट बन गया। अब क्या होता है कि हर चीज़ का लाइव पहले नहीं होता, अभी भी नहीं होता, हर चीज़ का लाइव हो भी नहीं सकता, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बड़े बड़े बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते हैं, तो सबका लाइव तो पॉसिबल नहीं है। एक ज़माने में तो मतलब में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से नीचे कोई बात ही नहीं होती थी, और इन्हीं और वो भी कि नहीं कि प्रधानमंत्री तो रोज़ ही बोलना होता है, उनका तो काम है, राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं उद्घाटन कुछ ना करते ही रहते हैं। लेकिन नहीं, जब कोई बहुत बड़ा ओकेज़न हो, जो पूरे हिंदुस्तान से जिसका रिलेशन हो, सिर्फ उन इवेंट्स का लाइव जाता था, इसके अलावा नहीं जाता था। लेकिन राष्ट्रपति कहीं मुंबई में गए और किसी का यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया, किसी कॉलेज का कर दिया, वट एवर इट इज़, तो लेकिन वो इम्पॉर्टेंट तो है ना। तो क्या करते थे, वो सारी रिकॉर्डिंग करके उसको एडिट करके एक कैप्सूल बना करके 20 मिनट का 15 मिनट का, उसको कहते थे हम रेडियो रिपोर्ट। रेडियो रिपोर्ट, और रेडियो रिपोर्ट में ये है कि उसका थोड़ा दायरा बढ़ जाता है, तरह तरह के आयोजन कहीं भी हो तो वो रेडियो रिपोर्ट कहलाती थी। जब न्यूज़ वाले उसका इस्तेमाल, इसी रेडियो रिपोर्ट की फॉर्मेट का इस्तेमाल न्यूज़ वाले करते थे, तो वो बन जाता था, उसको कहते थे न्यूज़ रील। उसमें हार्डकोर न्यूज़ ही हुआ करती थी, जहाँ न्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं, और जहाँ उसको अब आपने बड़े उस पर फैला दिया तो रेडियो था। लेकिन चीज़ एक ही है, यानी हमने रिकॉर्ड किया, हमने एडिट किया, छोटी चीज़ें कौन कौन वहाँ बोले, और उसको एक उसमें कैप्सूल फॉर्म में पिरो करके और हमने दे दिया। तो एक हो गया। अब आपके सामने क्विज़ आ गई, आपके सामने रेडियो कमेंट्री आ गई, आपके सामने रेडियो रिपोर्ट आ गई, आपके सामने न्यूज़ रील आ गई। तो ये हमने जब 2 का इस्तेमाल किया, स्पोकन वर्ड और SFX का इस्तेमाल किया, तो हमें इतने फॉर्मेट्स ये मिल गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पोकन वर्ड को हम म्यूज़िक से मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या हमारे पास देखिए क्या क्या फॉर्मेट्स बनते हैं। अगर आप में से कोई बता सकता है तो बताइए एक आधा, कहीं तो ये तो बता ही सकते हैं आप, स्पोकन वर्ड और म्यूज़िक को मिलाने से क्या फॉर्मेट्स बनते हैं। हाँ, ड्रामा तो बहुत आगे बढ़ गई आप। ड्रामा नहीं, ड्रामा तो बिना SFX के बन ही नहीं सकता। हाँ जी, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स इंटरस्पर्स विद म्यूज़िक, यानी कि बच्चों का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम तो स्पोकन वर्ड का है। बच्चों का प्रोग्राम हर रेडियो स्टेशन करता था, अभी भी करता है, तो लेकिन उसमें गाने भी बजते हैं, बच्चों के लिए तरह तरह के गाने बजते हैं। और किसानों का प्रोग्राम है, तो उसमें भी बात तो किसानों की है तो स्पोकन वर्ड प्रोग्राम, लेकिन उसमें गाने भी बजते हैं, लोकगीत बजते हैं। महिलाओं का कार्यक्रम है, युवाओं का कार्यक्रम है, ये सब तो चलते हैं ना, अभी भी चल रहे हैं रेडियो पे। और हमारे आकाशवाणी दिल्ली में तो ऐसा कोई तबका नहीं था जिसके लिए प्रोग्राम नहीं हो, जिसमें बुज़ुर्गों के लिए अलग से कार्यक्रम, जो दृष्टिबाधित हैं, बिजली चैलेंज, उनके लिए अलग से कार्यक्रम, जो फौजी हैं उनके लिए अलग से कार्यक्रम वगैरह वगैरह, ये सब चलता था। तो ये जितने प्रोग्राम हैं बिना म्यूज़िक के, तो सब में म्यूज़िक कहीं ना कहीं होता है कि बीच में एक गाना बजा दिया। पहले म्यूज़िक और स्पोकन वर्ड का तालमेल नहीं था। आज से अगर हम 40-50 साल पीछे चले जाएं तो नहीं होता था। क्या होता था, सिर्फ जो इंट्रो देना है बस उसमें स्पोकन वर्ड इस्तेमाल हो जाता था कि ये अब आप सुनेंगे फला जी का, जब पंडित जसराज का शास्त्रीय गायन और राग वाग बता दिया, इतना ही बस स्पोकन वर्ड होता था। या कोई फिल्मी गाना है तो अब आप सुनेंगे फला फिल्म का गाना, गायक ये हैं, गीतकार ये हैं, संगीतकार ये, बस दैट्स ऑल। तो कोई तालमेल पहले नहीं था, जो अब हो गया है, अब हो गया। तो एक प्रोग्राम बन गया स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स इंटरस्पर्स, जिनमें हमने म्यूज़िक मिला दिया। और दूसरा तरीका बना कि हम प्रोग्राम म्यूज़िक का है और उसमें स्पोकन वर्ड मिला देते हैं, स्पोकन वर्ड साथ मिलाते हैं। जैसे कि जितना आप FM सुन रहे हो वो क्या है,
बेसिकली म्यूज़िक है वहाँ पे, और उसमें साथ साथ सिर्फ उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसमें स्पोकन वर्ड वो बीच बीच में बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सीधा सीधा गाना नहीं प्ले कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कोई ना कोई उसमें कुछ डाल दे, कोई एलिमेंट ऐसा डाल देते हैं। ये उसी तरह की बात हुई कि एक ज़माने में दूरदर्शन पे फिल्म आती थी और लोग 20-20, 25-25 लोग घर पे जाके देखते थे, क्योंकि फिल्म आती नहीं थी कभी, एक हफ्ते में एक आती थी, तो एक ही घर में। इसके बाद क्या हुआ कि इतने प्राइवेट चैनल आ गए, अब इतने सारे चैनल फिल्मों के आ गए, तो फिल्म वालों ने क्या किया, जो पहले नहीं होता था, फिल्म के बीच में छोटी छोटी बातें बताने लगे ताकि कुछ तो अलग हो जाए, कुछ तो इनोवेशन हो जाए। तो उसमें बड़ी रोचक बातें बताने लगे कि मुगल आजम फिल्म में ऐसा हुआ था, पहले इसको सोचा गया था, पहले दिलीप कुमार नहीं थे, पहले वो कोई अंदर अंदर की कहानियां बता के दे जस्ट ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। उसी तरह से जितने एफएम चैनल ये चल रहे हैं वो सारे म्यूज़िक के चैनल है बेसिकली, और उसमें स्पोकन वर्ड साथ के साथ आपके चलता रहता है। अपनी अपनी वो लोग अपनी हंसी मजाक मिमिक्री करते हैं। जो हमारा गोल्ड वो है वो कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता रहता है इन बिटवीन, कोई सक्सेस स्टोरीज बताता है, कोई ये बताता है इनकम टैक्स में क्या डेट है, और कोई मेडिकल वाली बात है, कुछ भी है, ज़रूरत की चीज़ें बताता रहता है, अपने अपने पॉलिसी की बात है। तो एक फॉर्मेट ये हुआ। एक फॉर्मेट पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना, आप तो सुना होगा क्योंकि एफएम ने उसको पॉपुलराइज कर दिया। रेडियो तो कर रहा था शुरू से, लेकिन रेडियो में पब्लिसिटी की परंपरा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट मीडियम है तो पब्लिसिटी करता ही नहीं था उस तरह से, जैसे अभी होती प्राइवेट चैनल वाले जिस तरह करते वो नहीं करते। तो उसमें ये हुआ कि एक जो है गीतों भरी कहानी, ठीक है, तो गीतों भरी कहानी अब तो बहुत पॉपुलर कर दिया। नीलेश क्या है वो जो भी है, नीलेश मिश्रा, उसने उसको पॉपुलराइज कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे आकाशवाणी में तो विदेश प्रसारण सभी जगह ये गीतों भरी कहानी चलती ही चलती थी, और विविध भारती पे भी चलती थी। तो वो भी एक फॉर्मेट है जिसमें हम एक कहानी बुन रहे हैं और उसमें फिल्मी गानों का सहारा ले रहे हैं, या गज़ल वज़ल जो भी कुछ करके डाल रहे हैं। तो एक फॉर्मेट वो हो गया। इसी तरह एक फॉर्मेट होता है जिंगल, रेडियो जिंगल, या अब जिंगल वैसे भी आते हैं। जिंगल क्या है, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए प्रोमो भी हो सकता है, दोनों का फ़र्क तो आप जानते हैं ना। एड तब है जब वो कमर्शियल पर्पज़ लेके बन रहा है, प्रोमो वो है जो प्रमोशन के लिए बन रहा है, अपना ही मतलब कि अपने प्रोग्राम का प्रमोशन कर रहे हैं, अपने चैनल का कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या गवर्नमेंट कर रही है तरह तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह जो भी है, तो वो प्रोमो कहलाते हैं। उनमें से भी जो थोड़ा तुकबंदी कर दी, जो पोइट्री डाल दी और उसको म्यूज़िक में करके जिंगल बन गया, तरह तरह के जिंगल। और जिंगल कभी कभी इतने पॉपुलर होते थे कि वो लोग उसको बाकायदा मतलब गाने, वो लोग आमतौर पे गाने लगते थे, इतना ज़्यादा वो उनमें बढ़िया म्यूज़िक वो लेते थे। ये चैनल अभी भी चल रहे हैं, आपके चैनलों पे तरह तरह के चलते हैं। तो ये हो गया रेडियो जिंगल, तो ये भी एक फॉर्मेट आपका बन गया, गीतों भरी कहानी बन गया। तो मैं बहुत डिटेल में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेसिक कम से कम आपके दहन में एक ढांचा, एक ये सब चीज़ों का एक इंट्रोडक्शन तो बन जाए। तो हमें क्या मिल गया, स्पोकन वर्ड प्रोग्राम इंटरस्पर्स्ड विद म्यूजिक प्रोग्राम्स इंटरस्पर्स्ड विद स्पोकन वर्ड, हमें मिल गया गीतों भरी कहानी, हमें मिल गया रेडियो जिंगल, हमें मिल गया और ये जो और मैगज़ीन प्रोग्राम में क्या होता है, रेडियो मैगज़ीन, तरह तरह की मैगज़ीन चलती हैं, मतलब लिटरेरी मैगज़ीन, साइंस मैगज़ीन, म्यूज़िक के लिए मैगज़ीन, तरह तरह के मैगज़ीन प्रोग्राम। मतलब जैसे एक मैगज़ीन होती है आपके हाथ में, आप पेज पलटते जाते हो, उसमें तमाम सारी लिटरेरी मैगज़ीन हो, कहीं कविता होगी, कहानी होगी, कोई किसी लेखक का इंटरव्यू होगा, तरह तरह की चीज़ें आती हैं। उसी का आप रेडियो वर्जन समझ लीजिए कि कोई लिटरेरी मैगज़ीन है तो उसमें एक कविता है, किसी की कहानी है, किसी का टॉक है किसी का इंटरव्यू है राइटर का, और वो पेज पलटने के लिए क्या किया जाए, तो वो म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं हम पेज पलटने के लिए। एक और फॉर्मेट है तो वो है जो अब ख़त्म ही हो गया, आकाशवाणी में तो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, लेकिन इत्तफाकन वो एक किसी अलग रूप में प्राइवेट चैनलों पे चल रहा है, और वो है रेडियो कार्टून। रेडियो कार्टून में क्या, जैसे आप अखबार में कार्टून अगर देखते हो तो असली चीज़ क्या है, एक वो तो रेखा चित्र तो बना ही है, लेकिन असली चीज़ तो वही है ना जो पंच उसमें आ रहा है, जो कहा गया, जो लिखा गया है। ठीक यही बात है कि रेडियो में एक 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 1 मिनट का मैक्सिमम, तो वो रेडियो कार्टून चले, कुछ स्टेशंस पे चले,
और उसमें कोई करेक्टर बना लिए, चाचा भतीजा, कोई दोस्त बन गए, मियाँ मीर और मिर्ज़ा बन गए, तरह तरह के करेक्टर उसमें बना के आपस में डायलॉग करके और कोई हंसी वाला म्यूज़िक लगा दिया। तो ये रेडियो कार्टून का फॉर्मेट किसी ज़माने में चलता था। अब जो यहाँ पे चलता है आपके प्राइवेट एफएम चैनल पे, वो हार्डकोर रेडियो कार्टून नहीं है, लेकिन आप मिमिक्री तरह तरह के जैसे करते हैं या कुछ ये करते हैं। आप मान लीजिए कि रेडियो कार्टून का एक बिगड़ा वाला एक फॉर्म आ गया, तो रेडियो कार्टून आ गया। अब ये भी अगर आप सारा जोड़ जाएंगे तो 6-7 करीब फॉर्मेट यहाँ पे हमें मिल गए। अब जो है हमारे, अब हम ऐसा करें, स्पोकन वर्ड, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक, हम तीनों को मिला दें। फिर जो है अब आपके पास बहुत बड़ी रेंज आ गई फॉर्मेट्स की। इससे क्या बनेगा, अब तो बता ही सकते हैं क्या बनेगा। हाँ, उसमें बनेगा रेडियो ड्रामा बनेगा। बेसिकली रेडियो ड्रामा तो हो गया फुल लेंथ ड्रामा, उसका एक हिस्सा बन गया जिसको हम बोलते हैं झलकी, जिसको इंग्लिश में हम स्किट बोलते हैं। छोटे छोटे 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। और एक ज़माने में हवा महल कार्यक्रम आता था विविध भारती से, और हिंदुस्तान के करोड़ों घर बाकायदा उसका इंतज़ार करते थे। और सुबह जैसे ही रात 9:15 बजा तो सारे लोग उसको ट्यून कर लेते, तो पूरा घर बैठ के सुनना करता था। छोटी छोटी उसमें ज़िंदगी के छोटी छोटी चीज़ें हुआ करती थी, और आम तौर पे वो हंसी के मतलब हास प्रयास के लिए होता था, मनोरंजन के लिए होता था। बीच बीच में उसमें कभी कभार कोई बहुत सीरियस चीज़ें भी आया करती थी, लेकिन तो वो हो गया झलकी, और या हो गया एक पूरा ड्रामा। ड्रामा कभी 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का, ये सब चलता रहता था। या फिर आ गया, उसके बाद आ गया रेडियो सीरियल, जो 13 एपिसोड, 26 एपिसोड, 52 एपिसोड वगैरह वगैरह चलते हैं। और रेडियो एडवर्टीजमेंट जो है, जिसको पहले किसी ने बोला था, आप में से किसी ने बोला था, अब यहाँ एडवर्टीजमेंट भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अब जैसे वो कई जगह, सब जगह नहीं, लेकिन बेसिकली म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई जगह साउंड इफ़ेक्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है तरह तरह से। तो उसमें साउंड इफ़ेक्ट भी आ गया, उसमें स्पोकन वर्ड भी आ गया, और उसमें म्यूज़िक भी आ गया, और ये मिलके बन गया आपका एडवर्टीजमेंट का जो रेडियो ऐड बनाना, वो उसमें तीनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी आपके। अब फीचर की बात आ गई। रेडियो फीचर आप में से शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा। अगर किसी बहादुर ने सुन रखा है तो बता दें मुझे, लेकिन नहीं सुना होगा क्योंकि आता ही नहीं, अब अवेलेबल ही नहीं, कहाँ सुनोगे आप जी। आपने सुन रखा है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप बता पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रेडियो इसलिए कि एक ज़माने में रेडियो फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट इसलिए होता था कि ये रेडियो का अपना फॉर्मेट होता था। रेडियो ने खुद जिसको डिवाइस किया, खुद जिसको इंट्रोड्यूस किया, खुद जिसको मतलब तैयार किया, और इसलिए ये अपना बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। इसलिए कोई भी बड़ा ओकेज़न आ जाए, दिवाली आ जाए, ईद आ जाए, दशहरा आ जाए, फला आ जाए, क्रिसमस आ जाए, तो एक फ़ीचर बना दो। फीचर बनाना बहुत बड़ी, और अभी भी चल रहा है नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर। जो नेशनल प्रोग्राम चलते हैं उसमें क्या क्या है, उन्होंने अभी भी नाम नहीं बदला उसका, लेकिन अभी भी चलता है वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम सोमवार को, मंडे को। नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, अब टॉक वाक तो नहीं होती, लेकिन टॉक्स मंगल को इंग्लिश में आता है। फिर इसी तरह नेशनल प्रोग्राम ऑफ ड्रामा अभी भी चलता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर अभी भी चलता है। तो फीचर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर क्या भला है, अब अखबार में फीचर आ जाता है, तो फीचर मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस कर देना, फीचराइज कर देना। तो इसमें ये होता था कि जैसे एक चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना। एक मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ सीधे सीधे। अभी अमृत महोत्सव चल रहा है हमारा, ठीक है, और तो अमृत हमें बात करनी है फ्रीडम स्ट्रगल की। एक तरीका ये हो सकता है कि हम सिर्फ एक टॉक जो है ना, पहले ज़माने में यही होता है, 15 अगस्त को सारे तो नहीं फीचर बना सकते थे, सारे ड्रामा नहीं बना सकते थे, तो उनके लिए यही आसान होता था, किसी के फ्रीडम फाइटर का इंटरव्यू करा लिया बुला के, अब तो बचे नहीं, अब तो एक दो भूले भटके कोई बच गए हैं, और या फिर 2 हिस्टोरियन बुला के कोई डायलॉग करा दिया, या फिर किसी हिस्टोरियन बुला के एक टॉक करा ली 12 मिनट की, 10 मिनट की। तो वो 12 मिनट की टॉक में सारी बात सुना जाता था कि ये हुआ, जो भी क्रोनोलॉजी बताते बताते वो बता गए, एक टॉक में ही सारा बता दिया। दूसरा फॉर्मेट हो गया कि हम डायलॉग करा दें 2 हिस्टोरियन का। तीसरा फॉर्मेट हो गया कि किसी फ्रीडम फाइटर से इंटरव्यू करा दें। देखिए, आपके सारे फॉर्मेट्स भी आते जा रहे हैं।
एक तरीका ये हुआ कि हम एक कोई डिस्कशन करा दें फ्रीडम में, उसमें कोई मतभेद नहीं होगा, वो मतलब ये नहीं कि उसमें कोई उल्टी बात करेगा कि नहीं भारत को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, वो कोई नहीं बताएगा, लेकिन डिस्कस कर अलग अलग उसके जो पहलू हैं वो डिस्कस उसमें किए जाएंगे, तो डिस्कशन भी हो सकता है उसमें, और एक वो जो जितने फॉर्मेट बताए वो सब उसमें आ सकते हैं। लेकिन रेडियो फीचर जब हम की बात करते हैं, वो कितना दिलचस्पी उसमें आ सकती है, रोचकता आ सकती है, कितना इंटरेस्टिंग बन सकता है, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ हमें सहूलियत ये है फीचर में कि हम सारे फॉर्मेट्स को इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने क्योंकि हम यहाँ पे साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उसमें जो है जो आज़ादी के ज़माने में ना जुलूस निकलते थे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो वगैरह वगैरह, वो जुलूस का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं हम। तरह तरह के हमारे केसेस हुए हैं, अदालतें चली है ना, गांधी जी पर मुकदमा चला, भगत सिंह पे मुकदमा चला, वो हम कोई 1 मिनट का वहाँ सीन क्रिएट करके डाल सकते हैं जस्ट टू मेक इट इफेक्टिव। ठीक है, तो हम ड्रामे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ हम किसी इंटरव्यू लेकर के किसी फ्रीडम फाइटर कोई बाइट छोटी छोटी भी डाल सकते हैं इन बिटवीन, यानी तरह तरह के फॉर्मेट्स डाल करके हम एक फीचर तैयार कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पहले एक फॉर्मेट था, धीरे धीरे हर चीज़ में इनोवेशंस होते हैं। तो जो एक पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये हुआ करता था कि एक वाचक होता था, एक वाचिका होती थी, एक नरेटर, फीमेल नरेटर, एक मेल नरेटर, और दोनों नरेशन देते थे। और उसके बाद इन बिटवीन, तो आइए देखते हैं, आइए आपको ले चलते हैं पुराने उसके इतिहास के, आइए आपको ले चलते हैं उस अदालत में जहाँ पर अंग्रेज़ों ने, वो ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह पे मुकदमा चला रखा है। तो वो नरेट और फीमेल मेल नरेटर बोलते जाते थे, इन बिटवीन चीज़ें आती जाती थी, कोई इंटरव्यू आ गया, कोई बाइट आ गई 1 मिनट की, कोई एक नाटक का सीन आ गया वगैरह वगैरह, ऐसे वो फीचर चलता था। अब फीचर के बाद इनोवेशन, ये तो फीचर में तो ये बड़ा डेकोरेटेड होता था। जैसे दिवाली पे फीचर बनना है तो बड़ा खूबसूरत उसमें संगीत, खूबसूरत गीत आएंगे, कंपोजिशंस होती थी, और स्टूडियो में बैठ के बाकायदा कोई बढ़िया नरेटर उनसे लिखाया जाता था। आज जो 15 अगस्त जो 47 जब आज़ादी मिली है, जो पहला फीचर है वो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा था। आपको ये भी शायद पता ही होगा कि जितने बड़े बड़े राइटर थे हिंदी के या इंग्लिश के, जिसमें नोबेल लॉरिएट भी शामिल हैं, वो सारे के सारे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े थे, और तो वो इसको फीचर को लिखा करते थे। तो ये एक हो गया, ये रेडियो फीचर का फॉर्मेट हो गया, जिसमें हम तमाम सारे फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बाद में आगे चल के चीज़ें बदलती गई, मतलब इनोवेशन क्या होते गए, जैसे एक मेल नरेटर, फीमेल नरेटर, अब उन्होंने तरीके और बदल लिए। जैसे कश्मीर पे एक फीचर बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, चिनार का पेड़ जो है ना वो मेल नरेटर बन गया, और डल झील जो है वो फीमेल नरेटर बन गई। तो चिनार का पेड़ और डल झील आपस में बात कर रहे, ये इनोवेशन था, मतलब क्रिएटिविटी, और थोड़ा उसको बेहतर बनाना और खूबसूरत बना देना। ये एक आगरे पे बनाना, ताजमहल पे बनाना है तो आगरा शहर मेल नरेटर बन गया, यमुना नदी फीमेल नरेटर बन गई, वो इनोवेशंस की बात है। खैर फॉरगेट। अब फीचर के बाद उसी से एक फॉर्मेट निकल के आया रेडियो डॉक्यूमेंट्री। अब ये रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या चीज़ है? जैसा इसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन, तो एक ज़माने में तो मैंने कहा ना कि एयर कंडीशनड स्टूडियो में बैठ के सारा एडिट कर लिया, स्क्रिप्ट लिखा ली, साउंड इफेक्ट डाल दिए, म्यूज़िक भर दिया, ये कर दिया, बड़े खूबसूरत आपने फीचर बना डाले। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में ये हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन, तो जैसे फीचर फिल्म थी पहले, आपको भी पता है, सारे फार्मूले हुआ करते थे कि ये होना, हीरो हीरोइन होगी, फिर उसमें एक अदालत का सीन होगा। जैसे जैसे ज़माना बदला, पहले बैलगाड़ियों की दौड़ होती थी, फिर टांगों की दौड़ होने लगी, फिर कारों, वक्त फिल्म में कार की दौड़ होने लगी, वगैरह वगैरह चीज़ें बदलती गई, और एक ये मार धाड़ जो भी फार्मूला, सेट फार्मूला हुआ करता था। लेकिन फिर आगे चल के फीचर फिल्मों के बाद आपने देखा होगा आर्ट फिल्में आ गई, ठीक है, भूमिका, मंथन वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि बिल्कुल जिसमें कोई फार्मूला नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बहुत उसको सजावट नहीं, उसकी जो है वो है, ठीक है, लाइक दैट। इसी तरह से रेडियो ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट्री आ गई। फीचर जो एक सजावटी चीज़ हुआ करती थी, खूब सारा अच्छा म्यूज़िक, अच्छी स्क्रिप्ट, उसकी जगह आकाशवाणी वाले बाहर निकले, अपने स्टूडियो से बाहर निकले, जिसको कहते हैं ओबी बेस्ड प्रोग्राम बनाना।
आउटवर्ड ब्रॉडकास्टिंग। और वो झुग्गी बस्तियों में चले गए, वो जगह जगह गए और डॉक्यूमेंटेशन किया, जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं उनको डॉक्यूमेंट किया। और वो यहाँ कोई सजावट नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, उसमें कोई गाना आ रहा है, दिवाली है तो गीत आ रहे हैं, तो लोकगीत आ रहे हैं, तो वो कोई मंत्र आ रहे हैं, ये वगैरह, नो नथिंग। वहाँ पर सिर्फ एक बहुत ह्यूमन, जैसे कोई स्टोरीज़ हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट की बात है, कोई और तरह तरह की समस्याएं हैं, झुग्गी बस्ती की प्रॉब्लम्स हैं, किसी चीज़ को आपने, जो बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं उनको लेकर के आपने डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर दिया। तो एक फीचर आ गया, डॉक्यूमेंट्री आ गई। इसी तरह से आगे चल के क्या हुआ, जो पहले नहीं था, जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था तब ये नहीं था फॉर्मेट। और हमने क्या किया कि जो ड्रामा हुआ करता था, रेडियो ड्रामा, उसमें तब फीचर के साथ, फीचर से डॉक्यूमेंट्री निकल आई और अब ड्रामा को डॉक्यूमेंट्री को मिला दिया, तो एक फॉर्मेट निकल आया डॉक्यू ड्रामा। ठीक है, ये डॉक्यू ड्रामा क्या है? ठीक उसी तरह जैसे धोनी पे एक फिल्म बन गई, इट्स नॉट द फिक्शन, इट्स लाइफ ऑफ धोनी। मैरी कॉम पे एक फिल्म बन गई, बायोपिक बनने लग गई, ये क्या है? डॉक्यू ड्रामा ही तो है। तो रेडियो ने भी यही काम किया कि अपनी वाइटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, चीज़ों को रोचक बनाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, रियलिटी भी आ गई। ये फिक्शन नहीं है, फ़र्क समझिएगा। अभी मैं फ़र्क भी अलग से बताऊंगा कि ड्रामा फीचर में क्या फ़र्क है, ड्रामा और डॉक्यू ड्रामा में क्या फ़र्क है, बेसिक, ताकि थोड़ा कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। तो डॉक्यू ड्रामा में ये हुआ कि हमने उसको जो फॉर्मेट ड्रामा का चुना, क्योंकि रोचक है वो। ठीक है, आप अखबार में पढ़ते हो सुनामी में 3000 लोग मारे गए, बहुत ट्रेजिक खबर है, आंसू नहीं निकलते आपके, लेकिन निकलते किसी के, बहुत मुश्किल है। खबर दुख लगेगा 3000 लोग मारे, ओहो। लेकिन यही चीज़ जब आप किसी नॉवेल फॉर्म में पढ़ते हैं, जब किसी सिनेमा में देखते हैं, तब आपके आंसू निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर उपन्यास है, भूकंप में 400 बच्चे भुज में मारे गए, लेकिन अगर आप 6.5 रिक्टर स्केल नाम का एक नॉवेल है, तो आप रोए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे करेक्टर से जुड़ जाते हैं, उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। सिनेमा देखने जाते हैं तो फिर आपको लगता है यार इसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको ये, तो वो आप उस करेक्टर के साथ वो जुड़ जाते हैं। और फिल्म वाले भर भर के आपका इमोशनल ब्लैकमेल इसीलिए करते हैं कि भाई अभी जस्टिस दिलाना। सीरियल में भी यही सब होता है। तो ये हो गया डॉक्यू ड्रामा में। जैसे हमारे पास एक ये जो PCRA है, कंजर्वेशन वाला जो है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उनका एक प्रोजेक्ट आया, तो हम लोगों ने उसको बनाया, रेडियो वालों ने बनाया, FM गोल्ड ने बनाया। अब उसमें ये हुआ, बात ये तय हुई थी कि 13 फॉर्मेट्स में हम, उन्होंने अपना लिटरेचर दे दिया कि हम इसको, तो हम लोगों ने तय किया हम इसको डॉक्यू ड्रामा फॉर्मेट में लाएंगे, इन्फॉर्मेशन सारी दे देंगे, लेकिन होगा ड्रामा का फॉर्मेट होगा। तो कैरेक्टर्स बनाए गए, वो पेट्रो अंकल बन गए, कोई लड़की ऊर्जा बन गई, उसका नाम ऊर्जा है। अब ठीक है, 13 के बाद इतना पॉपुलर हुआ, 26 पे आ गए, 26 से 39 हुए, 39 से 52 हुए। और हालत ये हो गई कि 2-3 महीने बाद लोग आना शुरू हो गए, बोले पेट्रो अंकल से मिलना है, कोई कहे हमें ऊर्जा से मिलना है, कोई कहे ये करना है। तो यानी कि हमें उस पॉपुलर जो ड्रामे का फॉर्मेट था, जो हमने करेक्टर्स बनाए थे, उसका फ़ायदा हमें मिला कि हम उसी इन्फॉर्मेशन को, उसको तो हम टॉक फॉर्म में भी दे ही रहे थे, पहले भी दे रहे थे, ये भी सब कर रहे थे, लेकिन डॉक्यू ड्रामा बनाने से, क्योंकि ड्रामा, अदरवाइज ड्रामा इज़ ए फिक्शन, एक कल्पना है, करेक्टर्स हैं, और यहाँ पर हम एक कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन हमने चुना रास्ता, ड्रामे का रास्ता हमने चुन लिया। तो ये हो गया डॉक्यू ड्रामा। तो इस तरह करते करते अब आप सारा अगर जोड़ जाएंगे तो ये सारे मिला करके कोई 7-8 फॉर्मेट्स आपको ये बन जाते हैं। तो ये जो अब जब आपने स्पोकन वर्ड, SFX और म्यूज़िक को मिला दिया, तो ये बन गया आपका सारा 7-8 फॉर्मेट्स इसमें मिल गया। अगर ये सारा आप जोड़ डालोगे तो सब मिला के ये 20-22 करीब तो बन ही गए, 6 जो भी आप सारा जोड़ लीजिए। और फिर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ फॉर्मेट्स दे दिए। एक ज़माने में जब ये सैटेलाइट नहीं आया था, हमारे ज़माने तक ये हुआ, हमारे ज़माने मतलब आई एम टॉकिंग 80s की बात, 90s की बात कर रहा हूँ, ये हमने बहुत इस्तेमाल किया। तो एक फॉर्मेट होता था रेडियो ब्रिज। अब ये रेडियो ब्रिज क्या होता था, हम इससे जो ये पहले ज़माने में चलता था ना, STD चलता था टेलीफोन वाला, तो हम लाइनें बुक करते थे,
बहुत खर्चा आता था, अनाप शनाप खर्चा आता था। उसमें हम जैसे बजट आना भारत सरकार का, तो उसमें बॉम्बे को जोड़ दिया। उस समय बॉम्बे होता था, बाद में मुंबई हो गया, और कोलकाता और बेंगलुरु और इनको सबको जोड़ दिया। तो कोलकाता में कोई एक्सपर्ट बैठे हैं, कोई मुंबई में एक्सपर्ट बैठे हैं, कोई कहीं भी एक्सपर्ट बैठे, और उनको हमने लिंक कर दिया थ्रू टेलीफोन लाइंस। और एक एंकर दिल्ली में बैठे हैं जो बेसिक स्टेशन है। और आप सोचिए कि जब सूर्य ग्रहण, आप लोग को नहीं पता होगा, पता नहीं आप लोगों में से कितने उस वक्त किस उम्र में रहे होंगे, एक सूर्य ग्रहण पड़ा था बड़ा ज़बरदस्त, भारत में दिखा था, उसका लाइव हुआ था। 16 स्टेशंस को हम लोगों ने पूरा रेडियो ब्रिज के जरिए लिंक कर दिया था। तो अब वो खर्चा बच गया क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट आ गया। तो रेडियो ब्रिज का अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतना माथापच्ची वाला, तो जनरली जो हमारे मतलब प्रोग्रामर है वो कई दफ़े नहीं उतना माथापच्ची करना चाहते, वरना एक फॉर्मेट तो वो है। आप उसको टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं, उसको सैटेलाइट से जोड़ते हैं, व्हाटएवर, बट वो कनेक्ट करते हैं रेडियो ब्रिज में एक जो, जैसे पहले हमने कहा सिंपोजियम क्यों करना पड़ा क्योंकि आपके पास तरीका नहीं था, आप रिकॉर्डिंग मंगा लेते थे, टेप मंगा लेते थे। अभी ये है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम अलग अलग जगह पे बैठे एक्सपर्ट्स को एक साथ लाइव सुन सकते हैं। तो एक फॉर्मेट रेडियो ब्रिज का भी एक फॉर्मेट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमको एक फॉर्मेट दे दिया जिसको कहते हैं फ़ोन इन। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब फ़ोन इन में भी 2 हिस्से हो गए। एक हो गया क्या, जिसमें स्टूडियो के बाहर का व्यक्ति स्टूडियो के अंदर बैठे व्यक्ति से बात करता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट हो गया जिसमें स्टूडियो में बैठा एंकर बाहर किसी से बात करता है। तो दोनों तरीके निकल आए। तो अब तो यही चल रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट बन गया। देखिए, इस फ़ोन इन फॉर्मेट की वजह से मुझे आपको जान के मतलब अच्छा लगेगा, इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे में रिजर्वेशन के लिए अलग विंडो बनी है, तो वो हमारी आकाशवाणी दिल्ली के फ़ोन इन प्रोग्राम की देन है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि वहाँ पर, और अब ये हर शनिवार को एक फ़ोन इन प्रोग्राम होता, अलग अलग तरह के फ़ोन इन होते हैं। तो शनिवार को जो होता था वो पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए था। तो दिल्ली सरकार, भारत सरकार, ठीक है, तो उनके टॉप ऑफिशियल्स आ गए, मंत्री आ गए, और आम जनता अदरवाइज़ तो कहाँ उसको मौका है, वो सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर से बात करती है, वो सीधा सीधा डिप्टी सीएम से बात करे, सीधा सीधा किसी मिनिस्टर से बात करते। जो भी हमने एक महकमा पकड़ लिया, अगर टेलीफोन ले लिया तो टेलीफोन का बीएसएनएल का जो भी चीफ जनरल मैनेजर होगा या जो भी एससी वो, और इधर एमटीएनएल वाले को ले लिया। अगर रेलवे का है 16 अप्रैल को रेल वीक बनाते हैं तो वो उधर से ले लिया, लाइक दैट। और आम जनता सीधे सीधे उनसे टेलीफोन करती। इसी तरह हमने नेशनल प्रोग्राम में फ़ोन इनको लेके गए, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा है स्टूडियो में, और एक गांव का बंदा जो है वो सीधा फ़ोन मिला के कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रहा है। इसका इतना असर पड़ता है कि वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर को वो सारी सच्चाई पता लगती कि भाई गांव-गांव में जो ज़मीनी लेवल पे क्या चल रहा है। और इससे ऑफिसर्स भी डरे सहमे रहते हैं कि पता नहीं ये मंत्री से क्या बात बता दे, क्या शिकायत कर देगा, क्या कर देगा। और होता ये था कि जैसे हमने मान लीजिए पीडब्ल्यूडी का प्रोग्राम कराया, जो एक व्यक्ति कई सारे चक्कर लगा लगा के जाता है, वो काम नहीं होता है, और वहाँ पर उनके ऑफिसर खुद उनके घर जाके जब फ़ोन इन के ज़रिए से वो जाते थे। और ऐसी प्रॉब्लम्स, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हमने बुलाया तो 35 साल हो गए थे, एक प्रॉब्लम पानी की समस्या थी, पुरानी दिल्ली का कोई इलाका था, 35 साल से वो समस्या चली आ रही थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर के फ़ोन इन में आई, और विदिन 7 डेज, जिसको मैं यूनिसेफ में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम किया तो उसकी रिकॉर्डिंग लेके गया था, तो वो 7 दिन के 35 साल की प्रॉब्लम 7 दिन के अंदर हल हो गई। एक पहलू तो ये हुआ पब्लिक ग्रीवांसेस का। दूसरा पहलू ये हुआ कि हमारा हेल्थ का फ़ोन इन जो होता है, वो डॉक्टर जो वैसे ही अवेलेबल, आप एम्स चले भी जाओगे तो कहाँ अपॉइंटमेंट मिल रहा है आपको, वो बड़े से बड़ा डॉक्टर आपके फ़ोन इन में आता है, और कोई गांव का बंदा वहाँ से रेवाड़ी से कहाँ से फ़ोन कर रहा है, अलवर से कहीं से, तो वहीं उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता था। वो कहते थे अच्छा भैया ऐसा करना कि तुम फला शुक्रवार को आना और रेडियो का नाम ले देना, आकाशवाणी का नाम ले देना, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। चीफ मिनिस्टर कहती थी आपको मेरा घर पता है ना, शुक्रवार को सवेरे इतने बजे आ जाइए और आकाशवाणी का नाम ले दीजिएगा। तो उनको घर बैठे गरीब आदमी को सीधा अपॉइंटमेंट मिल रहा है बड़े से बड़े एक्सपर्ट के साथ। तो फ़ोन इन ने जो हमारा जो सारा ब्रॉडकास्टिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रेवोल्यूशन ला दी, क्योंकि रेडियो होता था
एक तरफा मीडियम हुआ करता था। आपने कोई प्रोग्राम किया, लाखों लोगों ने सुना, 100-150 लोगों ने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी बोरे में बंद पड़ी रहती थी, शामिल हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। इतना बर्डन होता था कि एक सारा जो चिट्ठी पत्री का प्रोग्राम होता था उसमें सबसे एक ही प्रॉब्लम कि आप मेरी चिट्ठी नहीं शामिल करते हैं, ये सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये होता था। अब वो क्या हुआ कि आप एक प्रोग्राम करते हैं FM गोल्ड पे, साथ के साथ आपको वो मिल रहे, ईमेल मिल रही है, आपको मैसेज मिल रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मिल रहा है। तो एक रेडियो दुतरफा मीडियम बन गया, 2 वे मीडियम। और टेलीफोन, ये जो फ़ोन इन प्रोग्राम है, इसने भी इसको 2 वे मीडियम बना दिया। तो कुछ फॉर्मेट्स हमको टेक्नोलॉजी ने दे दिए। अब जो है आखिर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क जो है जान के मैं इसको ख़त्म कर, फिर आपके सवाल जो करना चाहें। अब यही होता है कि अब जब हमारे पास इतने 25 फॉर्मेट हैं, तो जब प्रोग्राम प्रोडक्शन की इसमें बात आती है तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे रेडियो स्टेशन पे कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, आपके पास 10 मिनट का चंक है तो आप आधे घंटे का प्रोग्राम तो नहीं प्लान कर पाओगे। तो आपके पास टाइम चंक कितना है, आपके पास ऑडियंस का लेवल क्या है, ऑडियंस का जो प्रोफाइल क्या है, आपके पास बजट कितना है, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्मेट तय कर लेते हो। ठीक है, अब थोड़ा फ़र्क जान लें। आप में से जो मैंने बोला उससे कुछ फ़र्क समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रेडियो फीचर और रेडियो ड्रामा में क्या अंतर, अगर आप में से कोई बता सकता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कौन बताएगा, बताओ बेटा। रेडियो फीचर में बेसिकली एक ही कैरेक्टर पर जो बोलते हैं और एक ही चीज़ पे फोकस होता है, लेकिन ड्रामा में पूरी कहानी चलती है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स शामिल होते हैं और उसमें फोकस ज़रूरी नहीं है किसी एक चीज़ पे। कहानी का मोटिव एक ही रहता है लेकिन वो कहानी काफ़ी। ठीक है, हाँ, तो ड्रामा जो है वो कल्पना है, काल्पनिक है, फिक्शन है। तो ड्रामा इज़, अगर कैसे है ना कि ड्रामा इज़ फीचराइजेशन ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को फीचराइज कर दिया आपने। फीचर क्या है, ड्रामेटाइजेशन ऑफ रियलिटी। जो कुछ रियल है उसको आपने ड्रामेटाइज वे में पेश कर दिया। ड्रामा में कहानी शुरू होती है, तरह तरह के वो आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगी, कहाँ से शुरू होता है, फैला हुआ, ये भी है, वो भी है, फला भी है, बहुत सारे करेक्टर्स हैं, कहानी बढ़ती जा रही, ख़त्म कहाँ पे होगी, एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी। फैलाव से शुरू होगी, एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी। फीचर में क्या होता है, उसका उल्टा है, एक पॉइंट से शुरू होगा, फैलते 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 जहाँ तक आप ले जा सकते हो वहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन को ले जाइए। ये फ़र्क है। ठीक है, तो ये ड्रामा और फीचर का अंतर हो गया। ड्रामा और डाकू ड्रामा में क्या हुआ, ड्रामा ही है लेकिन करेक्टर्स उसमें रियल होंगे, रियलिटीज आएगी, फिक्शन कल्पना नहीं आएगी। तो ये हो गया ड्रामा और डाकू ड्रामा का फ़र्क हो गया। और तो बाकी तो अब आपके जो है, तो ये कुल मिलाकर के इतने सारे हमारे पास रेडियो फॉर्मेट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट FM चैनल आ गए जिनको सिर्फ मुनाफा कमाना है, आपका मनोरंजन करना है। वहाँ पर जो है आकाशवाणी तो जो होता था वो, चूँकि हमारा भारत जो है वो आज भी वहाँ 50% से ज़्यादा लोग गांव में बसते हैं, कस्बों में बसते हैं। सारे के सारे आज भी करोड़ों लोग हैं जो निरक्षर हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, आज भी लाखों लोग हैं जो विजुअली चैलेंज्ड है, जो दृष्टिबाधित है, जो पढ़ नहीं सकते। रेडियो तो उन्हीं के लिए, रेडियो के अलावा उनके पास कोई साधन ही नहीं है। तो कुल मिला के इसलिए जो मेन हमारा रेडियो होता था, उसका जो एजेंडा होता था, उसका जो टारगेट होता था वो बिल्कुल अलग होता था। तरह तरह के वहाँ पे फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते थे और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का मोटो हुआ करता था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपका कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई सवाल कर सकते हैं। अब मैं उसका जवाब। जी, टेक्नोलॉजी से मतलब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सर जैसे जो पुराना कल्चर था वो चिट्ठियाँ लिख के जो आता था सर, वो अब ट्रांसमीटर के थ्रू बदल गया है। लेकिन क्या वो आज भी मतलब ऐसा होता है कि लोग सही में आज भी वैसे ही पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं? मतलब नए कल्चर के साथ जुड़ना अच्छा है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और ट्रांसमीटर के थ्रू बात करते हैं, लेकिन वो जो पुराने ट्रेंड थे वो अभी भी चलते हैं? नहीं, वो ट्रेंड देखिए चल, अब जैसे मैं बताता हूँ, वो BBC भारती वगैरह में तो वो इतनी डाक आती थी, आप हमारे दिल्ली में भी आती थी, इतनी डाक आती, संभालना मुश्किल। अभी जब मन की बात हमने शुरू किया तो हमको एक कमरा अलग से रखना पड़ा, 2 MBA लगाने पड़े
और स्टाफ लगाना पड़ा। करीब करीब 90,000 चिट्ठियाँ आती थी। उन 90,000 चिट्ठियों को रजिस्टर में पूरा दर्ज करना, और अगले ने तो भावनाओं में बह गए 3 पेज की चिट्ठी लिख डाली। तो हमें तो लिखना उसमें मत सुझाव क्या है, सवाल क्या है, तो उसको वो मार्क करके वो चीज़ को रजिस्टर में दर्ज करना, फिर वो दर्ज किया चीज़ वो सारा पूरा उसको बना के वो पूरा शीट बना के पीएम ऑफिस में भेज देना। तो बड़ा मतलब तो वो एक चिट्ठी का कल्चर होता है। जो आप कह रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है कि हमारे देश में आकाशवाणी को एक तरह से क्या कहें इग्नोर किया जा रहा है, या उसको मतलब वो जो कल्चर है वो ख़त्म हो रही है। वहीं से शुरुआत होती थी। आप किसी बड़े लीडर का नाम लीजिए, किसी बड़े फिल्म स्टार का नाम लीजिए, जिसने भी शुरुआत की है, शुरुआत कहाँ से हुई है? युववाणी प्रोग्राम से। चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे तुम्हारे ये विनोद दुआ जी हो, चाहे वो आपका रजत शर्मा हो, जितने बड़ी से बड़ी हस्तियां किसी फील्ड की हैं, उन्होंने सबने युववाणी से शुरू किया। अनुपम, आकाशवाणी नहीं होता तो अनुपम खेर भी नहीं होता शायद, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रगलर यही एनएसडी वाले, इनके सबकी रोजी मतलब कहीं ना कहीं पॉकेट मनी का जरिया ही निकलता था। तो इतनी सी बात नहीं है, बात इतनी है कि उससे कल्चर, इनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बचपन से आप उदाहरण देता हूँ आपको। आप ही के यहाँ से एक जो प्रोग्राम होता था उसमें मैंने ही रिकमेंड किया था, गौड़ साहब हैं बड़े, वो बांग्लादेश के जब ये हुआ था तो उसमें बड़ा वाइटल रोल था, बीएसएफ के बहुत बड़े अफसर थे। तो उनको मैंने अमरीश जी को कह के वो आपके यहाँ पे आके प्रोग्राम करवाया था। वो सिर्फ एक कहानी पढ़ लेते हैं, उसने कहा था कहानी, और मन में ठान लेते हैं कि फौज में जाएंगे। तो इन चीज़ों का असर होता था, लिटरेचर का, बातों का। जैसे हमारे कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, मैं खुशनसीब हूँ, 6 बार उनसे मिलने का मौका मिला मुझे। अब वो अखबार बेच करके आते हैं और किसी पार्क में बैठे सुस्ता रहे हैं, साथ में बैठा कोई बंदा ट्रांजिस्टर सुन रहा है, और ट्रांजिस्टर में वार्ता आ रही है, टॉक आ रही है, जिसका मैंने सबसे पहला फॉर्मेट बताया, और उस फॉर्मेट में वो कोई स्पेस की बात हो रही थी, और वो बैठे बैठे सोच लेते हैं कि एक दिन मैं स्पेस वाले में जाऊंगा। तो इन चीज़ों का कोई मतलब होता था, बचपन से कोई संस्कार मिलते थे। वो बचपन में मैंने अगर नौटंकी देखी, वो वाली क्या कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र वाली, तो कहीं ना कहीं जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में ईमानदारी बैठ गई। यही वजह होती थी कि मैं मेरे ऑफिस में 30 गाड़ी, मैं दुनिया भर को एबलाइज कर, भाई ऑफिस वहाँ से आ रहा है फरमाइश, हमारे पास 30 गाड़ियाँ भले ही होती थी, लेकिन जब मैं IAS IPS का इंटरव्यू एक NGO के लिए लेने जाता था तो मैं अपने उससे जाता था, ऑटो से जा रहा था या बस से जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ 40 खड़ी तो खड़ी रहे, मैं चूँकि अपना काम करने जा रहा हूँ। तो वो कहाँ से आया? वो वहीं, वो बचपन में जो मैंने राजा हरिश्चंद्र का नाम दिमाग में घुसा था, वहीं से आया। तो कहने का मतलब ये कि ये बड़ा जो आप सवाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी तो आ रही है, लेकिन हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम, वो सब तहस नहस हो रहा है। यानी ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम चूँकि उन तमाम सारी चीज़ों से कट गए। हमारे पास तो वो भी होता था, मैगज़ीनें होती थी, हमारे पास रेडियो होता था, तो हम उस तरह से तैयारी हमारी हुई। आप लोग की जनरेशन में ये कि सब कुछ ये अब ये है हमारे पास, और ये जो अब ये देखिए, ये भी एक विचित्र बात है कि जब से हमारी सृष्टि बनी, जब से धरती बनी है, ये जो सोशल मीडिया, इससे बड़ा कोई अच्छा माध्यम था ही नहीं, हुआ ही नहीं कोई। क्योंकि पहले तो छापा खाना कहाँ था, तो हम आलू काट के और उसको छापे करते थे, पहाड़ पत्थरों पे लिखा करते थे, शिलालेख लिखते हो ना, वहाँ से करते करते हम कहाँ पहुँचे, प्रिंटिंग आई, रेडियो आया, टेलीविज़न आ गया, ये आ गया, इंटरनेट आ गया, सब आ गया। और जब भगवान जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें ये दे दिया, जिसमें अखबार भी है, मैगज़ीन है, रेडियो है, टेलीविज़न, सिनेमा, सब कुछ आ गया, इस मीडियम को हम अभागे लोग हैं, हमने उसको इतना करप्ट कर डाला कि इसमें 90% कचरा भरा पड़ा है, 90% झूठ है, अफवाह है। ये मैं जानता हूँ, मैं फ्रीडम स्ट्रगल पूरा, मैंने तो लाल किले से इतनी बार आंखों दे काल सुना है, तो आप पूरा पूरा स्ट्रगल पढ़ा है। इसमें जाने क्या ना क्या कहाँ से कम वक्त खोज के लाते हैं कि ये तो आपको बताया नहीं गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। 1% कुछ होगा तो उसको उतना एग्जैगरेट करके सब। तो ये बड़ा ये गलत जो आपका सवाल था, यही था कि हम अपने फिर इस सबसे कल्चर से लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे। अब चिट्ठी की बात आपने करी, मैं नेशनल चैनल पे था, तो मैंने वो प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर था, तो मैंने कहा आप लोग अपने गांव में लोग चिट्ठियां बहुत आती थी। एक बंदे ने 39 पेज की चिट्ठी लिख के भेजी मुझे, मैंने रख रखी अपने पास, 39 पेज फुल स्केल।
अब वो मैंने कहा कि जो भी आपके गांव में होता है लिख दीजिए, लिख के भेजिए। आपको कोई त्यौहार होता है, कोई कल्चर, कोई इस तरह का कुछ भी टिपिकल है, लोग लिख के भेजते थे। अब वो जो जिसने एक बीहड़ गांव, बिहार का बीहड़ गांव, वो बैकवर्ड उसका दलित बच्चा, आज वो हिंदुस्तान का नाम लेने की रिवायत ठीक नहीं है तो मैं नाम नहीं लूँगा, वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राइटर है, जो कि वहाँ से उसने सोचा भी नहीं था कि वो राइटर बनेगा, तो वो गया। तो ये रेडियो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो ख़त्म हो रहा है। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि रेडियो के 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के कुछ 25 टू 20 फॉर्मेट्स बनते हैं, तो सर ये सारे कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट हो चुके हैं या इनको मिला के भी कुछ और भी इनोवेट कर सकते हैं एज एन फॉर्मेट? तो करते रहते हैं लोग अभी। वो जो हमारा एक कैटेगरी है आकाशवाणी एनुअल अवार्ड में, एक इनोवेशन की कैटेगरी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब देखिए फीचर हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, और आगे बढ़ गए तो डॉक्यूमेंटेड फीचर बनाने लग गए लोग। तो अब इस तरह के वो कुछ ना कुछ नए तरह लोग तरीके निकालते रहते हैं, लेकिन बनते रहेंगे कोई ना कोई नए फॉर्मेट्स भी, और उसी में से कुछ निकलेगा। तो हम 2 फॉर्मेट्स को मिलाकर भी हम कुछ नया बना सकते हैं? हाँ, बनाते हैं लोग। जी जी, जैसे मैं बताता हूँ, ये थे ना, ये एक था शहर यूं भी बोलता है, उसको एनुअल अवार्ड मिला। उसमें सिर्फ इस मैंने क्या होता है, साउंड इफेक्ट्स थे, खाली ऊपर 1 मिनट की कमेंट्री थी सिर्फ। उसके बाद उसमें था शहर यूं भी बोलता है, और फिर शहर में कैसे सुबह होती है, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, कैसे सड़क पे क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है, एयरपोर्ट पे क्या, रेलवे। भाई ने 20 मिनट तक, और आप इतना रोमांचक, मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग था, उसके हिल नहीं सकते। उसमें कम से कम पता नहीं सैकड़ों साउंड इफ़ेक्ट्स बंदे ने डाले, और वो इत्तेफाक से आप ही के यहाँ नोएडा में अभी उनकी डेथ हुई। नीलम को तो आप जानते होंगे, नीलम शर्मा मेरी एंकर थी दूरदर्शन में, जो मेन एंकर हुआ करती थी, वो और उसका हस्बैंड, और वो अनिल कपूर, वो पूरे एफएम का हेड था, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया का एफएम का जो एक चैनल चलता है उसका वो हेड था। तो इन लोगों ने वो प्रोग्राम बनाया था, तो वो देखे कमाल उनका इनोवेशन था, और उसमें वो सारे कोई चीज़ छोड़ी नहीं बंदे ने, वो प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, और साउंड इफेक्ट के ज़रिए सारी चीज़ें आ रही हैं, बस रोड का एक्सीडेंट, और क्या जो शहर में जो होता है वो सब उसने उसमें सारी चीज़ें पिरो करके, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बनाया, और उसको फिर एनुअल अवार्ड मिला, आकाशवाणी एनुअल अवार्ड। तो वही है कि लोगों का यही तो है कि आप क्रिएटिविटी का तो कोई सीमा नहीं है, तो नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं, निकलती रहेंगी आगे चल के। जी, काफ़ी सारे लेटर्स आ जाते थे जिन्हें पढ़ा भी नहीं जाता, जाहिर सी बात है। तो क्या जो फ़ोन इन का जो हमारा फीडबैक का फीचर है, तो क्या सर वो आपके हिसाब से अभी भी रहना चाहिए रेडियो के साथ, या दोनों को मिला के हमारे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिस हिसाब से हमारा पुराना कल्चर जो है वो भी ख़राब ना हो, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी हमारे को हेल्प कर सके, ताकि जो चिट्ठी जो हमारे पास ज़्यादा आती थी वो इग्नोर ना हो सके। तो आपका क्या कहना है? नहीं अब लेकिन हो तो फिर कैसे, या तो भाई क्या होता है कि आप कुछ नहीं हो रहा है तो आप इंसेंटिव देते हो, कुछ तो करते हो। तो पहले इंसेंटिव भी होते थे, बाकायदा घोषित किया जाता था कि वो इनाम का भी प्रोविज़न रखते थे लोग स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में, कि जो अच्छी चिट्ठी उसको हम इनाम देंगे, तरह तरह से करते थे। तो अब वही है कि अदर क्योंकि ये तो हमारे ऊपर है ना, आपको चिट्ठी हम आप ही इतने सब लोग बैठे हैं, आपने कब से चिट्ठी नहीं लिखी आप बताइए। और तो पहले तो चिट्ठी मतलब रूटीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, कोई बाहर है कोई कहीं है तो चिट्ठी चलती। तो अब ये चीज़ें हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि चिट्ठियों का तो आप सोचिए, वो किताबें अवेलेबल हैं, चिट्ठियों ने तो पूरी जाने क्या क्या कर डाला, चिट्ठियों ने ही खेल कर दिया। तो अब वो चीज़ें, वो कल्चर चली गई तो चली गई। अब काश वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर निकल के आती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इतनी सरलता से रेडियो की दुनिया की एक पूरी नई खिड़की हम सबके अवचेतन मन में व चेतन मन में खोलने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय निकाला, हमारी अर्जी मानी, और हमारे बच्चों से इतना अच्छा एड्रेस किया, स्टूडेंट्स से, उसके लिए अ वेरी वेरी हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एंड सो मच। थैंक यू सो मच। Now I would like to request Dean Academics, Dean DME Media School, Dr. Ambrish Saxena, for the formal vote of thanks. मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया सेशन में, लेकिन मुझे मालूम है कि वाजपेयी जी जिस तरह से चीज़ों को बताते हैं, अगर कुछ लोगों को भी समझ में आ जाए तो वो बहुत काम आएगा, ख़ास तौर पे जो लोग रेडियो में कुछ भी करना चाहते हैं।
क्योंकि नहीं भी करना चाहते हैं फिर भी पेपर तो है ही जो सबको पढ़ना भी है, पास भी करना है। और जो ख़ास तौर से रेडियो में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो और ही काम की चीज़ है। और सिर्फ रेडियो की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह के फॉर्मेट्स ऑल इंडिया रेडियो में हमेशा से उपलब्ध हैं। कुछ लोगों ने सवाल भी किया जितनी देर में बैठा था, जो मैं सुन रहा था, फॉर्मेट्स को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्राइवेट एफएम स्टेशंस ने भी किए हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट किसके साथ किए हैं? जो फॉर्मेट्स पहले से थे, तो उन्हीं में आप कुछ नया करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो लोग किसी भी प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन को सुनते हो, मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं, जितने लोग भी सुनते हों, चूँकि मैं लगभग सारे ही एफएम रेडियो स्टेशन सुनता हूँ नियमित रूप से, एआईआर के भी सारे स्टेशन सुनता हूँ, तो आई कैन मेक आउट कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट जिन लोगों का भी रेडियो से पुराना सरोकार है, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। शुरू में जब रेडियो जब सिटी आया था, उन्होंने सारे जो एआईआर के पुराने फॉर्मेट्स थे उनको मिक्स मैच करके ही सारा मॉर्निंग का अपना ब्रॉडकास्ट किया करते थे। रेड एफएम ने भी इसी तरह के प्रोग्रामिंग शुरू की। म्यूज़िक को लेके ख़ास तौर से जिस तरह का ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्रामिंग हमेशा से होती थी, उस तरह के कि जहाँ दो म्यूज़िशियन है, एक म्यूज़िशियन दूसरे म्यूज़िशियन का इंटरव्यू ले रहा है, इस तरह का फॉर्मेट रेडियो सिटी ने शुरू किया। तो किसी भी माध्यम में जिसमें आप काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नया और अच्छा करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उस माध्यम को आपको शुरू से समझना होगा। और आप नितांत कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, फिर भी आपको पता हो कि ये 30 फॉर्मेट्स हैं जो अवेलेबल हैं, मैं कोई 31वां फॉर्मेट लेके आ सकता हूँ जो इन 30 से बिल्कुल अलग हो। तो वो नई चीज़ भी आप, वो इनोवेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस माध्यम की समझ हो। और मीडिया तो ख़ास तौर से इस तरह का विषय है, और जो ख़ास विशेषता जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ, वही है जो मीडिया को बाकी सारी पढ़ाई से अलग करता है, कि ये पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन है, जहाँ पर आप करते हैं और सीखते हैं। आप लिखते हैं तो आप लिखना सीख जाते हैं, आप प्रिंट मीडिया में काम कर सकते हैं। आप बोलना सीखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो आप रेडियो में काम कर सकते हैं। तो जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, और जो सक्रिय तरीके से जिस बात को कर रहे हैं, वही आपका इंटरेस्ट हो जाता है, वही आपका प्रोफेशन हो जाता है, जो मीडिया को बाकी सारी डिसिप्लिन से अलग करता है। तो अगर जो जैसे चिट्ठी लिखने की का जो जिक्र कर रहे थे वाजपेयी जी, ठीक है, अब चिट्ठी नहीं लिखी जाती, लेकिन जो लोग लिखते हैं, किसी भी रूप में लिखते हैं, डिजिटल स्पेस में भी लिखते हैं, तो जो लिखते हैं उनका लेखन परिष्कृत होगा, उनके लेखन में सुधार आएगा। तो ना सिर्फ वो प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, डिजिटल मीडिया में भी उतने सफल हो सकते हैं, रेडियो में भी उतने ही सफल हो सकते हैं, टेलीविज़न में भी उतने ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो एसेंस है उसका वो ये है कि आपको लिखने की आदत है और आपकी लिखने की प्रैक्टिस है। तो वो कहीं ना कहीं, और यही मीडिया की पढ़ाई है, मीडिया की पढ़ाई इससे कहीं अलग नहीं। तो अगर ये कुछ भी चीज़ें इसमें से समझ में आई हों वाजपेयी जी के सेशन से, तो मैं समझता हूँ कि इस सेशन की सार्थकता होगी। और मैं वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद एक लंबी दूरी ट्रैवल करके यहाँ तक आए और इतना समय हम लोगों को दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद।